हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 8, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। भाग 1 में बच्चों हम इन सम्मिश्र संख्याओं के परिचय को पढ़ेंगे। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक परिभाषा को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है बच्चों, और बाद में उसका अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ का नाम क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं को समझने के लिए बच्चों हमें विचार करना होगा इस समीकरण पर। देखिए, समीकरण आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। हमें इस पे विचार करना है, यानी कि इसके हलों पर भी हमें विचार करना है। तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? ये 1 इधर ऐड हो रहा है, उधर 0 में से माइनस होगा, तो ये क्या आएगा? -1 आएगा। अगर हमें इस समीकरण का हल चाहिए बच्चों, तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी होगी, एक्स का ऐसा मान हमें सोचना होगा जिसका वर्ग, ऐसा मान जिसका वर्ग करने पर क्या मिले? -1 मिले। और जितनी भी संख्याएं बच्चों हम जानते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों वास्तविक संख्याओं की। कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे से वो धनात्मक हो चाहे से ऋणात्मक हो, हम उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? धनात्मक संख्या मिलती है। अगर हम क्या सोचें, x कोई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। और कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग अगर धनात्मक है, तो ये धनात्मक मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होने वाला। यानी कि बच्चों कहने का अर्थ ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 किसी भी वास्तविक संख्या के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर बच्चों क्या किया जाए? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग -1 आए? तो बच्चों देखिए, सन 1748 में एक महान गणितज्ञ जिनका नाम है एल आइलर, उन्होंने सुझाया कि ऐसी एक संख्या सिर्फ काल्पनिक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या तो ऐसी नहीं हो सकती जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। वास्तविक संख्या का वर्ग तो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो गणितज्ञ जो थे उनका नाम था एल आइलर। इन्होंने 1748 में सुझाया कि एक काल्पनिक संख्या ऐसी हो सकती है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। काल्पनिक संख्या के लिए उन्होंने सुझाया आयोटा। ये जो आई जैसा साइन है बच्चों, ये क्या है? इसका नाम है आयोटा। किसने सुझाया ये? एल आइलर ने आयोटा नाम की एक संख्या के बारे में सबको बताया। और ये क्या है? ये एक ऐसी संख्या है, आयोटा एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग क्या है? -1 है। यानी आयोटा अपने आप में क्या है बच्चों? आयोटा है वर्गमूल किसका? -1 का। और ये क्या है? ये किस प्रकार की संख्या है? ये है बच्चों काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं की दुनिया से हम बाहर निकल पाए और हम पहुंच पाए काल्पनिक संख्याओं पे। अब आप पूछेंगे कि सर काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? बच्चों ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग के अंदर ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है ना, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि आयोटा वाली जो संख्याएं हैं बच्चों, वो क्या है? काल्पनिक संख्याएं। हमारा पढ़ने का विषय क्या है? सम्मिश्र संख्याएं, है ना। काल्पनिक संख्याएं हमें समझ में आ गई, वास्तविक संख्याएं हम पहले से ही जानते थे। ऐसी कोई संख्या बच्चों जिसमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या हो, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, कोई भी ऐसी संख्या जिसे a प्लस बी आयोटा के रूप में प्रकट किया जा सकता हो, जबकि a तथा b दोनों क्या हैं? दोनों बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं। और आयोटा क्या है? आयोटा है वर्गमूल किसका?
-1 का, यानी कि आयोटा बराबर है √-1। ऐसी कोई संख्या जिसको a प्लस बी आयोटा के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, आयोटा √-1 है, एक क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए बच्चों आप लिख सकते हैं जैसे 3 प्लस 4 आयोटा, आप लिख सकते हैं 5 माइनस 7 आयोटा, आप 8 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये भी सम्मिश्र संख्या है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 8 आयोटा। 7 ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 0 आयोटा। तो कोई ऐसी संख्या जिसको a प्लस बी आयोटा के रूप में प्रकट किया जा सकता है, क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ये आयोटा क्या है बच्चों? ये आयोटा है एक काल्पनिक संख्या जिसका मान कितना होता है? √-1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आयोटा का जो वर्ग होता है वो -1 होता है। क्लियर हो गई बात? सम्मिश्र संख्याओं की परिभाषा आपको समझ में आ गई। काल्पनिक संख्याओं का विचार कहाँ से आया, किसने सुझाया आयोटा, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। फिर देखिए आगे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, उन ध्यान देने योग्य बातों पर हम विचार करते हुए चलते हैं। देखिए प्राय साधारणतया एक सम्मिश्र संख्या को हम अक्सर z द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। यानी जब भी हमें कोई सम्मिश्र संख्या माननी होती है तो बच्चों हम उसको क्या मानते हैं? z मानते हैं। जैसे किसी कोण को थीटा माना जाता है, किसी आयु संबंधी प्रश्न में हम किसी पिता की आयु x मानते हैं, है ना? इसी तरीके से जब भी हम सम्मिश्र संख्या वालों प्रश्नों को करेंगे और हमें किसी सम्मिश्र संख्या की आवश्यकता होगी, मानना होगा, तो हम उसको किससे निर्दिष्ट करेंगे? z से निर्दिष्ट करेंगे। अर्थात बच्चों कह सकते हैं कि z जो है वो a प्लस आयोटा b के रूप की कोई सम्मिश्र संख्या है ना? तो सम्मिश्र संख्याओं को हम z से निर्दिष्ट करते हैं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए अगली बात, यदि z बराबर a प्लस आयोटा b है या a प्लस b आयोटा है बच्चों, तो a को क्या कहते हैं? a को हम z का वास्तविक भाग कहते हैं। z का वास्तविक भाग a होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ ना, वो तो है वास्तविक भाग। इसे हम रियल z आरी z अथवा आरी a प्लस b आयोटा द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों ये जो b है, इस जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में है, उसे हम कहते हैं z का काल्पनिक भाग निर्दिष्ट कैसे करेंगे? आई एम जेड से इमेजनरी जेड इसको पढ़ते हैं। इमेजनरी ए प्लस आयोटा ए प्लस बी आयोटा का मतलब है बी बच्चों, ठीक है ना? तो दो भाग हो गए किसी भी सम्मिश्र संख्या के, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। अगर सम्मिश्र संख्या क्या है? ए प्लस बी आयोटा है, तो ये देखिए ए जो है जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये तो है रियल जेड, है ना? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। और ये जो b है, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना? आई एम जेड, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? रियल भाग क्या होगा, वास्तविक भाग क्या होगा। उसके बाद में देखो, अगर सम्मिश्र संख्या a प्लस बी आयोटा है जिसमें a 0 हो और b 0 नहीं हो, यानी कि वास्तविक भाग नहीं है, सिर्फ काल्पनिक भाग है, सिर्फ काल्पनिक भाग है, तो इस प्रकार की सम्मिश्र संख्या को हम कहते हैं पूर्णतः काल्पनिक संख्या या शुद्ध काल्पनिक संख्या हम इसे कहते हैं। और अगर इसका उल्टा हो, यानी कि b तो 0 हो और a 0 नहीं हो, यानी कि काल्पनिक भाग है ही नहीं किसी संख्या में, किसी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग क्या है? 0 है, तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी? विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी, पूर्णतः वास्तविक संख्या हम उसे कहेंगे बच्चों। ये दोनों पॉइंट भी क्लियर? चलिए आगे चर्चा करते हैं। और बच्चों अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 को। देखिए इतनी बातें अगर आपको सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्लियर है, जो पॉइंट्स मैंने आपको ध्यान देने योग्य बताए वो क्लियर है, तो आप उदाहरण संख्या 1 को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या कहा गया है? आयोटा का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो यहाँ देखिए हल 1, आयोटा का उपयोग करना है, ये आपको दे रखा है। हल ए देखिए, इसमें आपको जो संख्या दे रखी है वो है √-36। इसको क्या हम ऐसे सोच सकते हैं क्या? √-1 गुणा 36, 36 का रूट तो आ जाएगा 6, अंदर बच जाएगा रूट में -1,
यानी कि ये बच्चों हो गया 6 आयोटा। क्या हो गया? 6 आयोटा। तो सरल करने पे क्या आ जाएगा? 6 आयोटा आ जाएगा। इसका भाग बी देखिए बच्चों, यहाँ पर ये तो है √25, सबको पता है √25 क्या होता है? 5, और ये है रूट में -4, तो ये आ जाएगा 5 गुणा, देखिए 4 का रूट हो जाएगा 2, ये अंडर रूट में -1, 5 दूनी कितना होता है? 10, और रूट -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो इसका मान कितना आ गया? 10 आयोटा आ जाएगा। है ना आसान? बस छोटे-छोटे वर्गमूल आपको निकालने हैं। ध्यान रखना है √-1 का मान क्या होता है? आयोटा होता है। आयोटा का मान क्या होता है? √-1 होता है बच्चों, ठीक है? फिर देखिए अब हम विचार करेंगे आयोटा की धनात्मक घातों पर। आयोटा की घात 1 पर अगर हम बच्चों विचार करें तो आयोटा की घात 1 क्या होती है? रूट में -1। आयोटा की घात 2 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? -1 होता है। आयोटा की घात 2 कितना होता है बच्चों? -1 होता है। आयोटा की घात 3 की बात अगर करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना? आयोटा की घात 2 गुणा आयोटा की घात 1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की घात 3 किसके बराबर होती है? माइनस आयोटा के। आयोटा की घात 4 करने का मतलब है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा बच्चों? ये +1 आ जाएगा। आयोटा की घात 1 √-1, आयोटा की घात 2 -1, आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 1 बच्चों। इसी तरीके से आयोटा की घात 5 जब आप करेंगे तो ये आएगा आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा, यानी कि क्या आ जाएगा वापस से बच्चों? आयोटा ही आ जाएगा। आयोटा की घात 6 करेंगे तो ये आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 2, यानी कि ये आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। आयोटा की घात 7 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आयोटा की घात 4 डॉट आयोटा क्यूब, यानी कि ये आयोटा क्यूब के बराबर आएगा, जो कि क्या होता है? माइनस आयोटा ही होता है। ये क्या होगा बच्चों? -1, और आयोटा का मान कितना होता है? माइनस में √1। आयोटा की घात 8 करेंगे तो यह आ जाएगा आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 4, यानी कि बच्चों 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 1। तो हम कहेंगे, हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों की 4 घात के बाद में मान वापस से क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि आयोटा कह लो, कि आयोटा की घात 4 के कह लो, कि आयोटा की घात 4 के कह लो, दोनों का मान क्या आएगा? माइनस, अच्छा 4 के प्लस 1 कह लो, क्या कह लो? 4 के प्लस 1, ये दोनों का मान किसके बराबर आएगा? आयोटा के बराबर ही आएगा। 4 का भाग लगा लेंगे घात में, और आयोटा स्क्वायर कह लो बच्चों, या आयोटा की घात 4 के प्लस 2 कह लो, ये आयोटा स्क्वायर के बराबर ही आएगा, यानी कि ये -1 के बराबर आएगा। आयोटा क्यूब कह लो, कि आयोटा की घात 4 के प्लस 3 कह लो, ये आयोटा क्यूब ही रहेगा, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा की घात 4 या आयोटा की घात 4 का कोई भी गुणज किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अगर हम आयोटा की 4 लगातार घातों को जोड़े बच्चों, अगर हम इन 4 लगातार घातों को जोड़े तो आयोटा आयोटा -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आयोटा की कोई भी 4 घातें होंगी बच्चों, कोई भी 4 घातों को जब आप जोड़ोगे, लगातार 4 घातों को जब आप जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो यह है आयोटा की घातें। आगे बात समझ में आपको? अगर आयोटा की बड़ी घात दे रखी हो, जैसे मान लो अगर आपको पूछ ले कि आयोटा की घात 510 कितनी होगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस घात में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगा दो तो आयोटा की घात देखो, 4 का भाग लगाओगे तो 4 गुणा क्या आएगा? 4 एकम 4, 10 बच गया, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच गया। देखो 5 पे भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 11 होगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 2 क्या बचेगा? शेषफल, जिसको हम जोड़ देंगे। तो आयोटा की घात 4 गुणा के प्लस 2 आया है, तो 2 शेषफल आया है, तो ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा? -1 के बराबर आएगा।
इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी आयोटा की घात को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बच्चों हम देखते हैं टिप्पणी, रिमार्क। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैं आपको टिप्पणी में बताता हूं बच्चों। देखो, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं ए व बी के लिए, बच्चों ये ए है, ए तथा बी के लिए रूट ए गुणा रूट बी रूट ए बी हमेशा सत्य नहीं है। ये केवल तभी सत्य है जब ए और बी में से, ए तथा बी में से कम एक शून्य अथवा क्या हो, धनात्मक हो। इनमें से एक को शून्य या धनात्मक होना पड़ेगा। अगर दोनों ऋणात्मक हैं बच्चों तो ये कभी भी सत्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि रूट -2 गुणा रूट में -2 बराबर क्या, ये होता है क्या, तो ये बिल्कुल भी √4 यानी कि 2 के बराबर ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बात बोलना क्या है, टोटली गलत है। रूट वाली संख्याओं को अंदर हम केवल तभी गुणा कर पाते हैं जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो, या फिर बच्चों कम से कम एक तो इनका धनात्मक होना चाहिए। दोनों धनात्मक है तब तो गुणा कर लेंगे, दोनों में से एक धनात्मक है तब भी गुणा कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों ऋणात्मक है बच्चों तब हम ऐसा नहीं कर सकते। वास्तव में क्या होता है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर ये भी नेगेटिव नंबर है, तो पहले इसको आयोटा की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, यानी कि रूट में माइनस ए रूट में माइनस बी बराबर होता है माइनस में रूट ए बी के बच्चों। और वो कैसे आता है, आयोटा की फॉर्म से आता है। ठीक है, यहाँ ए तथा बी दोनों क्या है बच्चों, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि दो ऋणात्मक संख्याएं अगर रूट में हैं तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दोनों को अंदर मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनमें से कम एक शून्य हो या फिर क्या हो बच्चों, धनात्मक हो। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 को। यहाँ पर हमसे कहा गया है मान ज्ञात करने के लिए 1 प्लस आयोटा की घात 10 आयोटा की घात 20 आयोटा की घात 30। तो आयोटा की बड़ी बड़ी घातें हैं, अभी हमने सीख लिया है बड़ी बड़ी घातों का इलाज करना। तो देखिए यहाँ हल में हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की घात 10 प्लस आयोटा की घात 20 प्लस आयोटा की घात 30। बड़ी बड़ी घातों में हम 4 का भाग लगा के लिख लेंगे, तो ये एक तो अपनी जगह, प्लस आयोटा की घात 10 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 प्लस 2 लिख सकते हैं 8 प्लस 2। इसको 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा की घात 4 गुणा 5 प्लस 30 को लिख सकते हैं आयोटा की घात 4 गुणा 7 प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की घात 2 के बराबर, है ना, जितना सेक्सफुल होता है उतनी घात के बराबर। ये आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर, आयोटा की घात 4 की गुणज होती है तो उसका मान 1 होता है, प्लस ये आ जाएगा आयोटा की घात 2 के। तो ये आ गया बच्चों 1 और 1 2, -1 और -1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। कितना मान आ जाएगा इसका, 0 मान आ जाएगा। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 3, 8 आयोटा क्यूब 6 आयोटा की घात 16 -12 आयोटा की घात 11 को a प्लस बी आयोटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 8 आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा की घात कितनी है बच्चों, 16 -12 आयोटा की घात कितनी है, 11। तो बड़ी घातें हैं, पहले आप 4 का भाग लगा दीजिए। 8 आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के, प्लस 6 आयोटा की घात 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 का गुणज है तो 1, -12 ये है आयोटा की घात, देखो 4 4 दूनी 8 प्लस 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास -8 आयोटा प्लस 6 -12 गुणा माइनस आयोटा आ जाएगा क्या, क्योंकि ये आयोटा क्यूब के बराबर होगा। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो ये 12 आयोटा -8 आयोटा कितना हो जाएगा, ये तो देखो 6, 12 में से 8 गया तो कितना बच गया, 4 आयोटा बच गया ना। तो ये 6 + 4 आयोटा के रूप में हमने इसको लिख दिया है, ये जो संख्या दे रखी थी बच्चों। आगे बात आपको समझ में। चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही। हमने क्या सीखा कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं,
आयोटा क्या है? आयोटा की धनात्मक घातें किस तरीके से हल की जाती है बच्चों। साथ ही हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1, 2 और 3 को भी हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ तीनों उदाहरणों के हलों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।